गुड इवनिंग भाई हरेंद्र। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिंस। मोहित, विनय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऋषि, गुड इवनिंग। अरविंद, अनुज, तनिष्का, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अमित, अरविंद। मैं बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? पढ़ाई में मोमेंटम आया कि नहीं? लग गए हो कि नहीं? चलिए, तो फिर कंडक्टर का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उसको भी निपटाते हैं। ठीक है। हमने लास्ट टर्न पे पैरेलल प्लेट्स के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया था। एक ट्रिक भी सीखा था प्रूफ करके कि जो भी चार्जेस हैं वो आप जो है प्लेट्स को दे दो, आउटर सरफेस और इनर सरफेस की। ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल चार्जेस पे चार्ज चार्ज क्या लगाओगे? कंजर्वेशन, और सबकी फील्ड निकालते जाओगे। ठीक है। तो अब हम सीखते हैं आज अर्थिंग ऑफ दिस पैरेलल प्लेट। हमने आपको स्फेरिकल प्लेट की अर्थिंग सिखाई है। ठीक है। अब यहां पर हम ये सीखेंगे आज कि अर्थिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। तो सेट ऑफ पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हैं, उनकी हम अर्थिंग करना सीखेंगे और उसमें कुछ रूल्स हैं, उसको देखेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अर्थिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर, किसी पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स की अर्थिंग कर रहे हैं, जैसे हमने कैपेसिटर की किया। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स की जो अर्थिंग है उसमें देखिए क्या रूल है। आपने इस फेयर में तो एक ही रूल सीखा था। एक ही रूल सीखा था। वो क्या सीखा था कि कोई भी कंडक्टर को अगर हम अर्थ कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। उस पर चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, वो हम अननोन मान के निकालते थे। ठीक है। उसी तरीके से हम अगर प्लेट की देखें, प्लेट की अर्थिंग की बात करें, तो मान लीजिए आपके पास ये प्लेट है। मैं बता चुका हूं कि प्लेट ऐसा रहेगा हमेशा। उसका हम लोग केवल जो है, अगर हम आगे से देखेंगे तो उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन में भी ऐसे ही बना हुआ मिलेगा आपको। ये है अपना, देखो। ठीक है। ये अपना प्लेट है। अब इसको आपने चार्ज दिया, यहां तक तो सीख लिया था कि आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। तो कुछ चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू सरफेस पे आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू सरफेस पे। मानते हो कि नहीं? अब उसमें आपने क्या किया, एक को ग्राउंडिंग कर दिया। आपने यहाँ पे स्विच लगा रखा है और इसको अब अर्थ करने जा रहे हो। ये बिफोर स्विचिंग है। तो इसका वही, मैं यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो इसका फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा। बार बार हम लोग यही बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू अगर मैं बनाऊं तो ये चीज ऐसे दिखेगी आपको। यही था। और आपने इसको क्या किया था, क्यू चार्ज दिया था। तो ये दोनों चार्ज जो है हाफ हाफ इक्वली, कल देखा था आपने, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे दोनों फेसेस पे। मैं कह रहा हूं कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अर्थ कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको अर्थ कर दूंगा,
क्या होगा बताओ, अर्थ करने के बाद क्या होगा इस केस में? देखिए इसको अगर आप अर्थ कर देंगे तो इस केस में अर्थ करने के बाद हमेशा और हमेशा जो है चार्जेस जीरो हो जाएंगे, हमेशा और हमेशा जो है चार्जेस जीरो रहेंगे। आइसोलेटेड वाले में वहां पे भी स्फेरिकल वाले को जब हम आइसोलेटेड स्फेयर था, सिंगल स्फेयर था और उसको हमने अर्थ किया था तो उसके सरफेस पे चार्ज जीरो हो गए थे, ठीक है। लेकिन अगर वो कंसेंट्रिक था, है ना, दो थे या तीन थे, फिर किसी एक को हम करते थे तो हम नहीं बोल पाते थे कि हाँ उसमें नेट चार्ज जीरो होगा कि नहीं होगा। बट प्लेट के केस में ऐसा नहीं है। प्लेट के केस में अगर ये अर्थ हो गया, स्विच क्लोज हो गया, तो नेसेसरी कंडीशन रहेगी कि ये दोनों जीरो होंगे। उसका रीजन तुम लोग समझते हो, रीजन क्या है यार, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि भाई पोटेंशियल कब बोलते हो, ये 0 वोल्ट है, ये अगर 0 वोल्ट नहीं होगा तो अगर मान लीजिए कुछ इस पे चार्ज होता है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर आप चार्ज लेके कर आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? यहां से मान लो इसके सरफेस तक आओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई पोटेंशियल तो आएगा ही, ठीक है। तो इसीलिए प्लेट के केस में ध्यान रखिएगा कि प्लेट के केस में आप अर्थ जिसको करते हो, जिस प्लेट को, वहां पे आपका आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, तो हमेशा जो है जीरो होगा, चार्ज ऑन बोथ द फेस जीरो। ठीक है, तो चार्ज ऑन बोथ द फेस आपका क्या रहेगा? जीरो। ये तो बहुत सिंपल चीज था, लेकिन कहानी वहां पे शुरू हो जाती है दिक्कत, जहां पे कई सारे सेट ऑफ चार्जेस हैं। मान लो अब आपके प्लेट्स ऐसे हैं, आपके पास एक प्लेट था ऐसा, इसको आपने चार्ज दिया था कुछ क्यू, मान लीजिए आपने इसको क्यू चार्ज दिया था, तो ये आपने देखा था कि यहाँ Q/2 हो गया था, यहाँ Q/2। अब इसके सामने एक न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल कंडक्टिंग, एक आप न्यूट्रल लेके आ रहे हो, न्यूट्रल है, इसको कोई चार्ज नहीं दिया, इसके पास लेके आ रहे हो, ठीक है, न्यूट्रल आइसोलेटेड कंडक्टर, आइडेंटिकल कंडक्टर, इसी के जैसा है, आइडेंटिकल प्लेट केप्ट क्लोज, इसको केप्ट क्लोज यहां पे रख दिया आपने, ठीक है। तो यहां पे किसी डी डिस्टेंस पे रख दिया, तो सभी बच्चों को पता है कि होगा क्या यार, यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी इधर होगी और इसकी भी इधर होगी, मानते हो कि नहीं? इन दो चार्जेस के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी इधर होगी, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या फील करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किसके वजह से होगी? इस चार्ज वाले प्लेट से, और इनके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये फर्स्ट प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, कई बार कर रखा है अब आप लोगों ने, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, इंड्यूस हो जाएगा, है ना, और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इंड्यूस हो जाएगा। तो अब यहां पे जब पास लेके आओगे तो इंड्यूस इफेक्ट आएगा, और इंड्यूस इफेक्ट के वजह से यहां पे क्यू इंड्यूस आ जाएगा, और यहां पे भी क्यू इंड्यूस आ जाएगा, ठीक बात है। अब आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो भी ये क्यू इंड्यूस आएगा, इस क्यू इंड्यूस की जो वैल्यू है वो अब आप निकाल सकते हो, है ना। क्यू इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके बराबर होगी, वो आप प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे प्रूव कर सकते हो? आप यहाँ पे कोई भी एक गॉसियन सरफेस लेके भी प्रूव कर सकते हो, या यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट ले लो, ठीक है, इन इसके वजह से E1 इधर था, इस पर नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, और E इंड्यूस इधर आएगा, तो E इंड्यूस के वजह से इधर होना चाहिए, बोलो। तो E इंड्यूस की जो फील्ड होगी, E इंड्यूस की फील्ड वो E1 को कैंसिल आउट करेगी, ठीक है। तो E इंड्यूस किसके बराबर होगा? अपना E1 के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? तो यहां पर अपने पास क्या होगा कि नेट फील्ड जीरो वाले कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, या आप गॉसियन सरफेस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर लो, ऐसा,
जो इसके एक सरफेस को और जो इसके एक सरफेस को इंक्लोज करता हो। ठीक है, तो अगर आप इसको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है भाई, तो इस गॉसियन सरफेस में सभी जो है नेट पॉइंट कहां पर है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनसाइड। अरे भाई न्यू चैप्टर के लिए क्यों परेशान है भाई, क्या छोड़ दो इसको, पढ़ाना छोड़ दो, बताइए। तो अभी नया चैप्टर शुरू कर देते हैं आज ही, इसको क्या छोड़ दूं, ये सब छोड़ दूं पढ़ाना, ये काम की चीज नहीं लग रही है आपको। तो यहां पर अपने पास जो है न्यू चैप्टर के लिए परेशान हो यार, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, कहां से कब क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं। न्यू चैप्टर से ना आए, पता लगा यही कॉन्सेप्ट जो छोड़ दिया उसी से आ गया। तो यहां पर अगर आपके पास पी पॉइंट है और ये गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए आप बताओ कि नेट फील्ड जीरो है ना। इस गॉसियन सरफेस में पी पॉइंट पे, जैसे इस पी पॉइंट पे नेट फील्ड क्या है, जीरो है, तो क्यू इंक्लोज भी जीरो होगा कि नहीं। इसका मतलब ये जो क्यू इंड्यूस है और यहां पे जो क्यू इंड्यूस है, यहां का चार्ज इंक्लोज Q/2, ये जीरो होगा। तो क्या सीखा आपने कि क्यू इंड्यूस किसके बराबर होगा यार, -Q/2 के। तो इस प्लेट पर भी आपने ये सीखा कि अगर कोई चार्ज प्लेट है, उसके सामने कोई न्यूट्रल प्लेट लेके आते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप कोई एक न्यूट्रल प्लेट लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, इस चार्ज सरफेस के सामने वाले पे एक इंड्यूस चार्ज आएगा, वो इक्वल और अपोजिट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने ये प्रूव किया कि यहां पर अपने पास जो प्लेट था उसके पास चार्ज इस साइड माइनस क्यू इंड्यूस की वैल्यू किसके बराबर हमने प्रूव किया गॉस लॉ से, -Q/2 के। तो आपको पता है कि ये आइसोलेटेड है, तो इस साइड क्या आना चाहिए, नेट चार्ज पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो हो जाएगा, तो यहां पे कितना आना चाहिए, Q/2। मानते हो, कल मैंने आपको जो बताया था, कल मैंने जो आपको बताया था वो क्या बताया था कि पहले से उन पे चार्जेस हैं। ठीक है, आप जो, या फिर आप जो ट्रिक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ बच्चे सही पकड़े कि ट्रिक से भी कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो मैंने कल जो तुम्हें ट्रिक बताई थी उससे भी तुम कर सकते थे। मैंने आपको एक दूसरा अप्रोच बताया आज, इससे भी कर सकते हो। क्या बताया था तुम्हें कि जब नेट चार्ज निकाल लो तो इस पे चार्ज, जब ये दोनों दूर थे, इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था 0। जब इनको पास लेके आए तो क्या बताया था, Q+0/2, ये इसको मिल जाएगा यहां पे Q/2 और इसको भी मिल जाएगा Q/2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन, इस Q का इतना पार्ट इधर आ गया तो यहां कितना आएगा यार, Q - Q/2, तो वो कितना हो जाएगा, Q/2। फिर रूल क्या बताया था, सामने वाले के सरफेस पे इक्वल और अपोजिट प्रूफ किया गया था, तो यहाँ Q/2। तो आप ये इतनी कहानी ना करके भी डायरेक्ट जो कल ट्रिक बताया है उससे भी आप कर सकते थे। शायद सभी को क्लियर हो गया होगा, जो कहानी आपको बताया उससे जगह पे आप ये भी कर सकते थे डायरेक्ट। हालांकि मैंने आपको एक गॉस का एक नया अप्रोच दिया, तो ये भी आप सीख सकते हैं। लेकिन मेरा अब आपसे ये कहना है कि इसी में अब एक प्लेट को मैं अर्थ कर दूंगा। यहां तक की कहानी तो आप जानते हो, यहां तक की कहानी आप जानते हो, कल कर चुके हो। अब इसी में बोला जाएगा कि एक प्लेट के किसी एक प्लेट को क्या किया जाएगा, अर्थ। किसी एक प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं। तो यार अगर किसी एक प्लेट को अर्थ कर दोगे तो क्या कहानी होगी, देखिए। अब इसी में ये जो सेटअप दिखा आपको, इसी सेटअप में बोला जा रहा है कि एक को जो है अर्थ कर दिया गया। मतलब ये अपने पास ऐसा था, ये न्यूट्रल इसके पास आया था, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने सीख लिया कि इसमें भाई यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 0 था, जब पास आया तो यहाँ पे Q/2 था, यहाँ पे भी +Q/2 था, यहाँ -Q/2 था और यहाँ -Q/2 था। अब इसी में एक को, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक यहाँ पे स्विच लगाए हो और बोला जाएगा कि इसको आप अर्थ कर दीजिए। जब आप अर्थ कर दोगे तब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो सीखिए। तो जब आप अर्थ कर देंगे तो इन चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा
कैसे होगा, क्यों होगा, वो देखिए। ठीक है, आपने इसको क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, मतलब इसको अर्थ कर दिया। अब सुनिए ध्यान से, एक चीज का रूल हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन प्लेट, है ना, आइसोलेटेड प्लेट में रूल तो सिखाया, आइसोलेटेड प्लेट होगा, अर्थ करोगे दोनों साइड चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। दूसरा रूल, इफ रूल ये कि इफ plate is earth, if one of the plate is earth, if one of the plate is earth, then charge on the outer surface इज जीरो, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज जीरो। तो यहां पर जिसको आपने अर्थ किया है तो क्या हो जाएगा, ये -q/2 न्यूट्रलाइज होके यहां जीरो आएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका जीरो होगा। अब यार सुनो, अगर ये जीरो हुआ, पहले जरा ध्यान से देखना, यहां पे इसका जो चार्ज है, ये जो जितने भी चार्ज है, मान लो मैं एक चार्ज पकड़ता हूं तो -q/2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इधर खींच रही है और -q/2 की इधर खींच रही है, मानते हो कि नहीं? और ये +q/2 इसको क्या कर रहा है, +q/2 इसको रिपेल कर रहा था, ये भी इधर जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि -q/2 की जो फील्ड है, -q/2 की जो फील्ड है वो जो है, एक आपने जीरो कर दिया तो ये अनबैलेंस हुआ। तो यहां पे आउटर पे रूल के अकॉर्डिंग आप जानो कि ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। मतलब अगर सेट ऑफ प्लेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, अगर सेट ऑफ प्लेट्स है और किसी एक प्लेट को आप जीरो कर रहे हो, तो किसी एक प्लेट को जीरो कर रहे हो तो उस सेट ऑफ प्लेट में जो फर्स्ट प्लेट का आउटर मोस्ट होगा और लास्ट प्लेट का आउटर मोस्ट, ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा और इसमें चार्ज कंजर्वेशन भी ट्रू होना है तो यहां बचेगा कितना, टोटल इस पे पहले से चार्ज कितना था, क्यू था, तो इसको जीरो होगा तो यहाँ पे ये क्यू आपको दिखने लगेगा। तो ये +q होगा, तो ये रूल हमेशा वैलिड है, इसके आमने सामने इक्वल और अपोजिट। तो एक बार आप अर्थ कर दोगे तो चार्जेस केवल ये बीच में रह जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आपके पास यहां रह जाएगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो रहेगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी कितनी, कल बताया था, Q/ε0A, Q/2 ε0 इसके वजह से, Q/2 ε0 इसके वजह से, दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में और ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर ये जीरो हुआ, देखिए Q/2 नहीं होगा भाई, अगर ये जीरो हुआ तो यहां पे अनबैलेंस है, होगा क्या, देखिए मैं बता रहा हूं, ये -q/2 है, ये यहां पे हटा दो, ये -q/2 का रिपल्शन एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये अब इधर ड्रिफ्ट करेगा और यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ये समझना चाहो, अगर इसमें दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो बहुत ज्यादा तो आप एज ए रूल भी याद रख सकते हैं कि जब भी हम किसी दो प्लेट्स में से किसी एक प्लेट को अर्थ करेंगे तो आपके पास हमेशा ये रूल ध्यान रखिए कि आउटर मोस्ट पे जीरो रहेगा। प्लेट के अर्थिंग, अगर प्लेट का रूल है कि प्लेट पे अगर किसी एक प्लेट की अर्थिंग कर रहे हो तो इनके आउटर मोस्ट पे हमेशा क्या रहेगा, जीरो। और आउटर मोस्ट पे जीरो हो गया तो यहाँ चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगेगा, चार्ज कंजर्वेशन इस प्लेट पे लगेगा। तो यहां पर आपने बोला जीरो हो गया, टोटल क्यू होना है तो बचा पूरा क्यू यहां पे आएगा। जैसे ही यहां आएगा तो फिर यहां इंड्यूस जो है इसके अपोजिट होगा, इक्वल और अपोजिट, ये गॉस से अभी तुमने प्रूव भी किया। तो क्यू और ये -q, तो ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ कैपेसिटर। आगे की कहानी, भूमिका बन रही है कैपेसिटर की। ठीक है, तो अब एक कैपेसिटर बन जाएगा। कैपेसिटर कुछ बच्चों ने अगर पढ़ लिया होगा स्कूल में, तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कन्फाइंड हो गया, इतने वॉल्यूम में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले पूरे स्पेस में फैली हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उस एनर्जी को हमने केवल यहां पर कन्फाइंड कर दिया। ठीक है,
तो ये है अपना एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें एक केस और लेते हैं, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उसको कर दें, तो देखिए मैं एक जनरल केस लेता हूं तो आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए अब 3 है, सब आइडेंटिकल हैं, ठीक है, सब आइडेंटिकल हैं, स्विच लगी हुई है, इसमें एक स्विच लगा है ऐसे SW1 का, इसमें एक स्विच लगा है ऐसे SW2 का। ठीक है, ये दोनों जो है अपने पास इनिशियली न्यूट्रल है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल था इनिशियली, प्लेट ए, बी और सी। बी के पास चार्ज था प्लस क्यू, फिर उस प्लस क्यू चार्ज था तो आपको पता है ये यहां पे आएगा Q/2, यहां पे आएगा Q/2, यही तो होगा। तो ये दोनों स्विच ओपन है, पहला केस है SW1 एंड SW2 ओपन, दोनों ओपन है। तब का डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए नई बात नहीं है, कोई भी अर्थिंग नहीं है। तो ये Q यहाँ पे Q/2, यहाँ Q/2, तो यहाँ -Q/2, और ये नेट जीरो था तो यहाँ पे फिर -Q/2 चार्ज कंजर्वेशन, सॉरी +Q/2, यहाँ पे +Q/2 तो -Q/2, यहाँ +Q/2, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली लिख दे रहा हूं मैं, A एंड C न्यूट्रल, चार्ज प्लेट B plate B is given a charge, plate B given a charge Q, है ना, एंड SW1 SW2 ओपन। ये सिचुएशन था, इस सिचुएशन में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब कहानी क्या हो रही है कि आपने अब क्या किया, इसमें से पहले क्या किया, SW1 केस 1, SW1 is closed, SW1 close and SW2 open। SW1 को क्लोज कर रखा है और SW2 को ओपन कर रखा है। तो क्या होगा देखो, SW1 को क्लोज कर दिया और SW2 को ओपन कर दिया तो क्या होगा, तुम लोग बता सकते हो कि यहां पे एक सेट ऑफ कैपेसिटर बनेगा, जो आपको बताया एनर्जी एक ही दो प्लेट के बीच में आ जाएगी। कौन से प्लेट के बीच में, किस साइड, कुछ गेस कर पा रहे, किसको अर्थ किया है, SW2 ओपन है, SW2 को मैंने क्लोज कर रखा है, इसको मैंने क्या किया है, क्लोज, SW1 क्लोज। ठीक है, और ये अभी ओपन है, ये ओपन ही है। ठीक है, ये ओपन ही है, क्या होने वाला है। ठीक है, अरे कैपेसिटर नहीं पता, भूल जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ोगे तो क्लियर होगा। अभी आप मुझे बताओ कि चार्ज कैसा होगा, चलो चार्ज कैसा होगा, क्या सिखाया था अभी कि आपको अगर ये अर्थ करते हो किसी भी इस सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में, किसी एक को आप आउटर मोस्ट के किसी भी एक को अर्थ करते हो, तो अर्थ करोगे तो यहां पे हमेशा रूल के अकॉर्डिंग 0 और यहां पे 0 आएगा, यही बताया था। फिर क्या सिखाया था कि अगर ये 0 हो गया, ठीक है, अच्छा इस पे अब कोई भी चार्ज कंजर्वेशन ट्रू नहीं है क्योंकि ये अर्थिंग है। ये ओपन था, ये 0 हो गया, तो देखो जब ये 0 हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा यार, यहां पे ये भी आइसोलेटेड है, यहां पे क्या बचेगा, ये 0 हो गया। तो अच्छा इन दोनों का एग्जिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, ये इंड्यूस थे, ये वाले और ये वाले इंड्यूस हुए थे, याद आ रहा है, ये इंड्यूस थे, असली में चार्ज आपने इसको दिया था, तो इसके पास जो चार्ज है वो क्यों रहना चाहिए। तो अब होगा क्या कि अगर आपने इसको 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा कि यहां पर ये 0 होगा। अच्छा जब ये 0 होगा, ध्यान दीजिए, ये 0 होगा, इनिशियली यहां पे नेट 0 था, देखिए -Q/2 +Q/2, इंड्यूस चार्ज जो था नेट 0 था। ठीक है, तो ये 0 है तो यहां भी 0 होगा,
और जब यहां 0 होगा तो यहां भी 0 होगा। अब यहां आ गए आप बी पे, तो बी पे आप बोलोगे सर एक साइड तो 0 हो गया, लेकिन इसके पास टोटल चार्ज Q था, तो ये चार्ज यहां पर मिलेगा और ये यहां आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जिस साइड आपने अर्थ किया ये सारा चार्ज इक्वल और अपोजिट इसके फेस टू फेस पे आ गया, और उस साइड जो है अपना पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब SW1 क्लोज होगा तो आपको यहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, फील्ड केवल यहां पे कन्फाइंड हो जाएगा, ये बनेगा, केवल इधर आपका 0 रहेगा। तो आपने ये सीखा कि जैसे ही क्लोज हुआ तो आपने इधर और इधर 0 दिया, यहां से कहानी शुरू होगी। इन दोनों को आपने 0 दिया, अच्छा बड़ा लिखें यार, जगह ही इतना कम होता है कि मैं कम से कम इतना तो कर पाऊं कि एक चीज अगर बता रहा हूं तो एक ही स्क्रीन पे बता दूं, नहीं तो पता नहीं कितनी स्लाइडें होंगी और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं बड़ा लिखने का। अब इससे बड़ा लिखूंगा तो एक लाइन लिखूंगा यहां, फिर दूसरा दूसरे स्लाइड में, वो कनेक्ट कैसे कराऊंगा मैं फिर, ठीक है। तो आई थिंक ये विजिबल होगा, इतना भी छोटा नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है, ये फॉन्ट चलेगा भाई, इस फॉन्ट में लिखने की कोशिश करता रहूंगा, ये शायद सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे अपना आपने रूल के अकॉर्डिंग जहां पे अर्थिंग हुई तो इन दोनों को 0 दिया, फिर आपने यहां पे शुरू किया कि अगर ये 0 है और यहां देखो ये इंड्यूस हुए थे ना, इसके वजह से यहां आया था और इसके वहां से यहां पे इंड्यूस हुआ था, तो इंड्यूस चार्ज यहां पे नेट फील्ड अभी 0 थी, तो इधर 0 है तो इधर भी 0 होगा, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। अभी ये ओपन है इसीलिए इस पे भी चार्ज कंजर्वेशन, इस पे भी, बट इस पे कभी चार्ज कंजर्वेशन नहीं सोच सकते, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो ये 0 होगा तो ये भी सामने वाले 0 होंगे। फिर बी के लिए आपको क्लू मिला कि बी पे इनिशियल चार्ज तो Q था और एक साइड 0 है, चार्ज कंजर्वेशन भी ट्रू होना है, तो चार्ज कंजर्वेशन ट्रू होना है तो यहां 0 है तो Q यहां अपीयर होगा, और जब Q यहां अपीयर होगा तो इसके सामने होगा -Q और ये होगा अपना 0। अब आप बोलोगे सर इस पे कैसे आया, इसको अर्थ ने सप्लाई किया होगा, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए, तो एक सेट आपने मैंने बताया, अब दूसरा केस आप बता सकते हो। दूसरा केस ये कि SW1 ओपन एंड SW2 क्लोज, SW2 ओपन और SW2 क्लोज, मतलब आप राइट साइड वाले स्विच को क्लोज कर रहे हो और इसको जो है ओपन कर रहे हो। आप लोग थोड़ा सा ट्राई मारिए, शायद सभी बच्चे अब कर लेंगे कि क्या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताओगे तुम लोग। इसको मैंने अब क्लोज कर दिया, ये वाला स्विच क्लोज हुआ है, SW2 क्लोज हुआ है, SW1 ओपन है, ठीक है। यही है, ये A है, ये B है और ये C है। चलिए बताइए। यस, अपोजिट ऑफ केस 1 होगा, वेरी गुड, क्योंकि अब आपने इसको क्लोज किया तो यहां तो 0 होना है, यहां भी 0 होना है, ठीक है। अब ध्यान से, अब यहां से शुरुआत करोगे, यहां 0 था, ठीक है, यहां पर 0 था A पे, अब A पे अपना 0 था, नेट चार्ज पहले भी 0 था तो ये भी 0 होगा, इंड्यूस हुए थे केवल माइनस, जितना इधर माइनस इंड्यूस हुआ था उतना इधर प्लस, तो पहले नेट 0 था और बाद में भी चार्ज कंजर्वेशन है, इस साइड 0 है, टोटल 0 होना है तो यहां पे भी 0 होगा। जब यहां 0 आएगा तो B के इस फेस पे 0 ही आना है, फेस टू फेस पे चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं। अच्छा, B पे पहले से चार्ज कितना था, Q था, तो बाकी चार्ज कंजर्वेशन, ये आइसोलेटेड है, देखिए ये प्लेट आइसोलेटेड है, तो ये प्लेट अगर आइसोलेटेड है तो इस पे चार्ज कंजर्वेशन एप्लीकेबल है, और ये अर्थ भी नहीं है तो यहां पे आएगा +Q, और यहां +Q तो यहां -Q, और इसके बाद ये 0। तो दिस इज द केस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेकेंड केस। तो एक आप क्या देख रहे हो कि आपने देखा कि दो न्यूट्रल चार्ज थे A और C, उसके बीच में एक चार्ज प्लेट B लेके आए थे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता था। फिर दोनों साइड वाले प्लेट पे एक तरफ अर्थिंग करी एक की, तो उस साइड एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। आप कैपेसिटर से आपको परहेज है इस वर्ड से, तो अभी आप उसको भूल जाइए। आपको ये पता लगा कि
एक साइड आपके पास जो है, जिस साइड आप अर्थिंग कर रहे हो उसी दोनों के इनर प्लेट पे चार्जेस रहेंगे और वहीं पे अपना फील्ड रहेगा। इसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। बहुत बच्चों ने स्कूल में पढ़ ही लिया होगा शायद, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो, ठीक है। तो यहां पर हम आ गए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है वो ये है कि दोनों को साथ में क्लोज कर दें। ये केस 2 था, ठीक है। केस 3 है कि SW1 एंड SW2 क्लोज टुगेदर। यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, SW1 और SW2 को साथ में क्लोज कर रहे हैं। तो साथ में जब भी क्लोज करेंगे तो कहानी क्या होगी वो देखिएगा। अब दोनों साइमल्टेनियसली क्लोज हो जाएंगे, दोनों की अर्थिंग अगर साथ में होगी तो प्रॉब्लम ये है यार कि अब यहां पे ये SW1 है और ये SW2 है, दोनों क्लोज हो जा रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अब पहले तो एक साइड क्लोज था, तो एक साइड क्लोज हुआ था तो यहां का चार्ज गायब हुआ था, फिर चार्ज की अनबैलेंसिंग हुई थी, तो जिधर गायब हुआ था उसके अपोजिट साइड चार्ज शिफ्ट हो गए थे, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पे तो ये आइसोलेटेड है, यहां पे इनिशियली टोटल चार्ज क्यू था, लेकिन इसके जीरो, इसको अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया आपने, तो ये हमें पता है कि यहां जीरो होगा। देखिएगा ध्यान से, ये हमें पता है कि यहां आउटर मोस्ट पे तो आपको पता है जीरो होगा, आउटर मोस्ट पे जीरो होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज बाकी जगह पे आप क्या करते थे, बाकी जगह पे आपको बेनिफिट क्या मिला था कि जो अर्थ नहीं था यहां जीरो कर दिया था, लेकिन जो अर्थ नहीं था वहां चार्ज कंजर्वेशन किया था, तो इधर जीरो था, फिर यहां से ये जीरो मिल गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते, ना मैं इसमें चार्ज कंजर्वेशन कर सकता हूं ना ही मैं इसमें कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है, इसमें अर्थिंग है, मानते हैं। इसमें बस हम ये बोल सकते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और इसमें भी हम केवल अभी ये बोल सकते हैं कि ये भी 0 वोल्ट है, और कुछ नहीं बोल सकते। तो ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो अब हम चार्ज कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, इसमें इस फेस का चार्ज पता नहीं लगा पाएंगे और इस फेस का, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अननोन मान लो, यहां पे इस Q का यहां Q1 मान लो और यहां पे Q2 मान लो। तो प्लेट भी हमेशा जो है क्या रहेगा, आइसोलेटेड है, तो इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जो भी हमने अननोन माना है उसमें आपको पता है कि Q1 प्लस Q2 वो तो हमेशा Q के बराबर होगा प्लेट बी में, क्योंकि प्लेट बी अर्थ नहीं है ना ही किसी से कनेक्टेड है, तो इसमें हम चार्ज कंजर्वेशन कर सकते हैं। और अगर कोई दो प्लेट कनेक्टेड भी होंगे तो उनमें भी हम चार्ज कंजर्वेशन कर सकते हैं, बट कैसे, कंबाइंड वे में, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 को हम क्या लिख सकते हैं यार, कैपिटल Q। ये इक्वेशन एक वैलिड होगी हमेशा, ठीक है। अब आप देखो कि ये तुमने अननोन माना, तो ये तुमने जब Q1 मान लिया तो यहां रूल के अकॉर्डिंग माइनस Q1 होगा, और यहां अगर तुमने Q2 मान लिया तो यहां माइनस Q2 होगा। ये तो क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि भाई दो अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जाएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, देखिए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसका E2 होगा वो कितना होगा, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट A। मानते हो कि नहीं। और मैं जनरलाइज करके आपको फॉर्मूला ही बना के दे रहा हूं, तो ये D1 D2 ले लेता हूं, डिस्टेंस भी अलग अलग ले लेता हूं, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि ये मैं यहां से यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं और यहां से यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं। तो एक बार मैं VB माइनस VA लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक बार VB माइनस VC लिख दूं। वहां से मैं VA और VC को इक्वेट कर दूं, क्योंकि VA
और VC कैसे हैं, जीरो पोटेंशियल पे हैं, मानते हैं कि नहीं। तो मैं यहां से निकालता हूं, कल भी सिखाया था पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का प्लेट में। मैंने कहा था कि आप हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ले लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से निकल रही है उसको पहले लिख लो VB, और जहां पे टर्मिनेट हो रही है उसको बाद में लिखो। इससे आपको माइनस यहां नहीं लेना पड़ेगा, ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव। आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में पॉजिटिव विल बी ट्रीटेड एज टू बी, सबको पता है, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर। तो मैंने साइन यहां एडजस्ट कर लिया एक तरीके से, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू E इंटू डी, E1 इंटू D1। क्यों इंटीग्रेट भी नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है। तो यहां से हमें मिलेगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D1, मानते हो। और इसी तरीके से जब इसके लिए लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड B से C में जा रही है, तो VB माइनस VC दैट इज इक्वल टू Q2। अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबको समझ में आया ना, प्लस Q1 के वजह से कितना होगा, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, माइनस Q1 के वजह से कितना होगा, शीट की तरह काम करेंगे तो माइनस Q1 के वजह से भी इधर ही होगा, और कितना होगा Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। दोनों को जोड़ दिया गया तो हमें क्या मिला, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है सभी को। तो यहां पर VB माइनस VC कितना आ जाएगा यार, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट A D2। अब आप इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करके VA माइनस VC निकाल सकते हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, VC माइनस VA इज इक्वल टू Q2 Q1, चलो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, बहुत बच्चों को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो फाइनली ये जो दो इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये अपनी एक पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, मैं आगे लिख रहा हूं, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड VB माइनस VA, मैं यहां फिर लिख दे रहा हूं, कितना आया था Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D1, और VB माइनस VC कितना आया था Q2 D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यही तो था, मैं कह रहा हूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो VC माइनस VA कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q1 D1 माइनस Q2 D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। और आपको पता है कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है दोनों, तो ये नेट डिफरेंस भी जीरो होगा। तो ये एक इक्वेशन मिला Q1 D1 माइनस Q2 D2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आपको एक इक्वेशन पहले से पता था Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें Q1 और Q2 मिल जाएगा कि प्लेट B का जो टोटल चार्ज है दोनों को साइमल्टेनियसली, बाहर वाले प्लेट्स को दोनों को साइमल्टेनियसली अगर हमने अर्थ कर दिया तो उस प्लेट का कितना पार्ट जो है, कितना पार्ट आपका जो है इस तरफ है और कितना पार्ट इसका इस तरफ है। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से देखिए Q1 D1 माइनस Q2 D2 इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा ये। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने लिखा Q1, और Q2 को यहां से क्या लिख सकता हूं, Q2 को मैं यहां से लिख सकता हूं, Q2 को यहां से लिख सकता हूं क्या, यहां से अब मान लो मैं Q2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो Q2 कितना हो जाएगा Q1 D1 अपॉन D2। ठीक है, इसको लाके यहां पुट कर दो तो Q1 D1 अपॉन D2 इक्वल टू Q। तो अब आप यहां से Q1 निकाल सकते हो, 1 प्लस D1 अपॉन D2 इक्वल टू Q। तो व्हाट इज योर Q1, इट इज Q D2 अपॉन D1 प्लस D2। तो प्लेट बी के एक साइड जो चार्ज आएगा वो ये आएगा, और Q1 पता है तो अब Q2 भी पता है। Q2 कितना आ जाएगा, Q1 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां पे ये स्मॉल होगा
Q1 होगा। तो Q1 नहीं नहीं सही था, Q1 तो निकालना है ना यार। तो Q1 था कितना, QD2 अपॉन D1 प्लस D2। और इसी तरह Q2 क्या हो जाएगा, QD1 अपॉन D1 प्लस D2। तो ये दो चार्जेस आपको मिल जाएंगे प्लेट बी पे। ठीक है, प्लेट बी पे आपको चार्ज मिल जाएगा, और प्लेट बी पे चार्ज मिल जाएगा तो सारे चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अरे मेरे भाई कुछ बहुत मासूम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी अभी बताया कि ये कैसे आ गया, इस यहाँ पे कहाँ गया हो, ये कौन सा केस था, यही था ना। हम्म। तो देखिए इन दोनों पे कैसे आ गया, मैंने कल भी सिखाया था, तुम लोग घर में यार थोड़ा रिवाइज वाइज करके आया करो यार, लेवल की पढ़ाई पढ़नी है तो। Q1 और माइनस Q1 आपको बताया था कि इस Q2 का डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता ना। तो इस Q2 का, इस प्लस यहाँ पे पॉइंट ले लो, इस प्लस Q2 का अवे होगा, इस माइनस Q2 का इधर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताया था कि कभी भी कितने भी प्लेट लगे हों तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखनी है तो हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो केवल उन दोनों प्लेट के बीच वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर इस माइनस Q1 का इधर होगा, शीट की तरह काम कर रहा है, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इस Q1 का भी इधर ही होगा, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट ए। वही तो यार जोड़कर लिखा गया है, वही तो मेरे भाई जोड़कर लिखा गया है। ठीक है, तो वही अपने पास जोड़कर लिखा गया है। ठीक है, शायद समझ गए होंगे। चलिए, एक भाई कह रहा है आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड स्टडी विथ यू और एनएस सर। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत ये है कि जब उसको ज्यादा दिया जाता है तो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब आप बताओ कि कैसा दौर चल रहा है, कि क्या रुपए में आपको कौन कौन लोग मिल रहे हैं, और डबल डबल महालक्ष्मी बम्पर जो लॉटरी लगती थी किस कभी, वही चीज। ठीक है, तो आप डिसाइड करो यार आपको कहां पढ़ना है। एक लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, जहां पढ़ो विधिवत पढ़ो, है ना, जहां पढ़ो जम के पढ़ो और उसी से पढ़ो। फिर 2 लेक्चर इधर पढ़ोगे, 4 लेक्चर इधर पढ़ोगे, वो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, उसमें ना आप इधर के रह पाओगे ना उधर के, समझ रहे हो। तो जो लॉटरी मिली है उसको वाइजली यूज करो। पता लगा लॉटरी के चक्कर में जो है मतलब पूरी साल ही बर्बाद हो गए, ज्यादा मिल गया तो ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं मिल पाया, वो मत करिएगा। बाकी आप समझदार हो, आपको जो करना है कर सकते हैं। तो Q1 ये हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक बहुत अच्छा केस किया, और मैं आपको बोलूंगा कि ये रिजल्ट आप याद भी रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे रिजल्ट्स याद रखने से क्या होता है कि जेई मेंस वाले टपा देते हैं क्वेश्चन कहीं से। ठीक है, कहीं से भी वो चिपका देते हैं, कहीं से भी चिपका देते हैं। तो कहीं से भी चिपका देते हैं तो आप जो है तुरंत जो है आप भी चिपका दोगे, है ना। ठीक है, आप भी चिपका देना, इसी तरीके से ये आएगा, फट से चिपकाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब इजीली बता सकते हो कि हमारे फॉर्मूला रेडी हो गए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी अप्रोच भी बता दिया, मान लो फॉर्मूला भूल गए तो आप अप्रोच भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने कंडक्टर की ये सारे जितने भी कांड हो सकते हैं इसके साथ वो सब कर लिया। ठीक है, एक को अर्थ किया, दूसरे को अर्थ किया, आइसोलेटेड था, 2 लेके आ गए, सब कर लिया। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी कंडक्टर की। ठीक है, ठीक है, कंडक्टर का भाई एडवांस के ही क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब आप जो है आपको लास्ट में कंडक्टर का समापन करते करते एक और कहानी बता देता हूं, और वो कहानी है इलेक्ट्रिक प्रेशर की। ये भी एडवांस में इस पे क्वेश्चन आ गया है, तब से लोग पढ़ाते ही हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन ए चार्ज कंडक्टर, ऑन ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन ए चार्ज कंडक्टर। अब ये कहानी, ये बयां करती है, ठीक है,
ये कहानी, ये टॉपिक ये बयां करता है, उन बच्चों की हकीकत बयां करता है जो बच्चे जो है अति चिंताशील होते हैं, जो बच्चे अति चिंताशील होते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लान बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनकी कहानी बयां करता है। क्या बयां करता है कि ऐसे बच्चे जो है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, वो अति सोचने और अति प्लान करने के चक्कर में बहुत टेंस रहते हैं। मानते हो कि नहीं? तो कर तो पाते नहीं है कुछ भी चीज हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोग्राम बना लेते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से जो है, उसके वजह से अब आप वैसा ही प्लान बनाइए ना जो एग्जीक्यूट कर पाए, है कि नहीं? तो यहां पर भी ये कंडक्टर भी इसी के जैसा है, उन्हीं बच्चों के जैसा। क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, देखिए, ये था अपना कंडक्टर, न्यूट्रल था बेचारा, जिंदगी एकदम भली चल रही थी इसकी, चंगी, न्यूट्रल था, कोई टेंशन कोई गम नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था इसके पास। ये वो नादान बच्चा है जो आईआईटी की तैयारी करने के लिए नहीं आया है। ठीक है, अब उसको अचानक लोगों ने बताया कि नहीं भाई आईआईटीएन बनना चाहिए, तो वो बोला बनेंगे ना भाई, दुनिया बनती, अपन का नहीं बनेंगे, अपन भी बनने का, आईआईटीएन बनने का। तो बनने का मतलब पे चार्ज आने का, ये चार्ज आ गया, लोड ले लिया उसने, चार्ज आ गया उस पर, सारा तामझाम ओढ़ लिया इसने। ठीक है, सारा तामझाम ओढ़ लिया। ठीक है, सारा तामझाम ओढ़ लिया। अरे मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं भाई मेरे, ठीक है, ये जनरलाइज बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सभी बच्चों के साथ है, मैं भी तैयारी करता था, मेरे साथ भी था। ठीक है, हम लोग सब एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं ना भाई। ठीक है, ये सबके साथ है, सबके साथ दौर आता है। तो ये चार्ज जो है ले लिया, सारा तामझाम ओढ़ लिया, तैयारी का जो भी करना है सारा टिडिम्मा कर लिया इसने। बट अब इसको प्रेशर फील होने लगा, जैसे आपको प्रेशर फील हो रहा है। आप ही के साथ सोचो, आप ही के साथ सोचो, कुछ बच्चे होंगे जो 10th क्लास तक थे और अभी ह्यूमैनिटी लेके घूम रहे होंगे। मानते हो कि नहीं? वो ह्यूमैनिटीज लेके घूम रहे होंगे, आर्ट्स पढ़ रहे होंगे, बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, है ना? तुम यहाँ लगे रहते होगे मॉड्यूल सॉल्व करने में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो स्कूल के अच्छे अच्छे नज़ारों का मजा ले रहे होंगे, है कि नहीं भाई? और तुम लोग लगे रहते हो मॉड्यूल जोड़ने में। ठीक है, तो अब वो तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले जो बच्चे हैं वो तो मजे ले रहे हैं, लेकिन आप जो है यहां पर आपने अपने अंदर कसम खाई है, तो वो आपने तामझाम ओढ़ लिया, तो प्रेशर तो फील होगा, अपने ही कर्मों के वजह से आपको प्रेशर फील होगा। मानते हो कि नहीं? कोई और तो प्रेशर दे नहीं रहा है, आपको अपने ही कर्मों के वजह से इस पे क्या होगा? प्रेशर फील होगा। लेकिन मेरे भाई प्रेशर आना कोई गलत चीज थोड़े रहे। प्रेशर अगर आएगा तो जिंदगी में भाग के कहां छिपोगे? जिंदगी में तो लड़ाई लड़नी है ना, तो अभी से लड़ाई लड़ने का है। तो आज जो लोग तुम अभी प्रेशर झेल रहे हो और वो मौज कर रहे हैं, तो 4 साल बाद तुम मौज करोगे। ठीक है, और फिर वो किस टाइप का प्रेशर झेलेंगे? वो ऐसा प्रेशर झेलेंगे जो परमानेंट होगा। ठीक है, वो परमानेंट प्रेशर होगा, क्योंकि उनके बाद उनको स्ट्रगल बहुत करना है। तुम्हारा ये दौर केवल 1 या 1.5 साल का, 2 साल का स्ट्रगल है। ठीक है, तो इसीलिए आपने प्रेशर लिया है। तो प्रेशर जो लिया है वो कोई गलत नहीं लिया है आपने। तो इसने भी प्रेशर लिया। अब आपको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उससे समझ में आता है कि सर यहां प्रेशर की बात कर रहे हो यार, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इतना तो सर हमने स्कूल में धोखे से पढ़ लिया था, इतना धोखे से पढ़ लिया था, किसी धोखे से हमारे मास्टर साहब ने बताया था P=F/A। तो यार सर ये बताओ कि यहाँ पे ये कंडक्टर है, यहाँ पे कहाँ फोर्स लग रहा है और कहाँ पे जो है यहाँ पे ये एरिया तो समझ में आता है। ठीक है सर, इसका एरिया है 4πr²। तो इस 4πr² में कौन फोर्स लगा रहा है जो इसको प्रेशर आएगा? तो मैंने आपको बताया आपकी तरीके से है, इसने अपने तामझाम के वजह से इस पे अपना ही प्रेशर आया है। मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक छोटा सा DQ चार्ज लो और इससे पूछो कि भाई तुम्हें प्रेशर कहां से मिल रहा है, तो बोल रहा है अरे ये जो चार्ज दिख रहे हैं ये सब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे चार्ज, इसको छोड़ देना, उसके बाद बाकी वाले को देखो, तो बाकी वाले जो है इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये पड़ा हुआ है।
तो अपने ही फील्ड के वजह से, ध्यान दीजिएगा, अपने ही फील्ड के वजह से वो अपने ऊपर एक प्रेशर फील करेगा। मानते हो कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमें इस वाले पे अपने पे फील्ड निकालने का है। तो कैसे निकाल रहे हैं देखिए, इसमें गॉस आपकी मदद करेंगे। और एक एजम्पशन ये लिया जा रहा है कि मान लीजिए मैं यहां पे सरफेस के जस्ट इनसाइड हूं और सरफेस के जस्ट आउटसाइड हूं, सरफेस के जस्ट इनसाइड हूं और सरफेस के जस्ट आउटसाइड हूं। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मैं 1 बोल रहा हूं और इस पॉइंट को 2। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सरफेस के जस्ट हम इनसाइड है और सरफेस के जस्ट आउटसाइड, मैंने ये जो अपना स्फेयर था इसके जस्ट इनसाइड और जस्ट इसके आउटसाइड मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट लिया है, इसमें आप ये बताओ मुझे कि इस E2 पे जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड, अब ये जस्ट, सर ये जस्ट क्यों बोल रहे हो, जस्ट लेने का क्या लॉजिक है, वो अभी आपको बताता हूं मैं। तो यहां पर आपने पास क्या किया कि ये तुम्हें पता है कि ये इनसाइड का पॉइंट है, तो इस पे नेट फील्ड 0 होगा। बोलो, नेट फील्ड इस पे क्या होगा? 0। तो पहले तो मैं आपको ब्रेक करके दिखा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें से ये टुकड़ा मैं यहां से हटा रहा हूं, गोला बनेगा नहीं। इतना टुकड़ा मैंने यहां पे हटा लिया, इसको यहां कर दिया, यहां दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अब आप देखो इस टुकड़े को, इस टुकड़े के इधर सुपर पोजिशन लगा रहा हूं। यहां पे ये पॉइंट जस्ट इनसाइड पॉइंट है और ये पॉइंट जस्ट आउटसाइड पॉइंट है। तो देखिएगा, ये टुकड़ा आपको मैंने अलग से दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस पे नेट फील्ड 0 कैसे होगा बताओ, सुपर पोजिशन अगर लगा रहे हो तो? एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है, मानते हो कि नहीं? इस पोर्शन के वजह से इस छोटे वाले पोर्शन, जो छोटा पोर्शन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो छोटा वाला पोर्शन है, उस छोटे वाले पोर्शन के वजह से ये बहुत डॉट है, पॉइंट है, तो इसको आप पॉइंट की तरह मान सकते हो। तो इसकी वजह से फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगी, तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड लगा दो। इसकी वजह से फील्ड होगी इधर रेडियली आउटवर्ड, इधर होगी, मानते हो? तो हमें पता है कि ये जो आपने DQ लिया है, इसको मैं DQ बोल रहा हूं, तो इस DQ की वजह से इधर एक फील्ड आएगा, मानते हो? इस एलिमेंट को मैं सेकेंड एलिमेंट बोल रहा हूं और इसको फर्स्ट, बाकी बचे हुए को फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं और इसको क्या बोल रहा हूं? सेकेंड, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पे जस्ट इनसाइड पे एक पॉइंट मैंने लिया है ये, और इस पे फील्ड आया E ड्यू टू सेकेंड, इस वाले पार्ट की वजह से, ऐसा होगा। और नेट आपका 0 है, E1 नेट 0 है, तो भाई सेकेंड फर्स्ट वाले के लिए कैसा होगा? जस्ट इसके अपोजिट होगा। इतना तो लॉजिक लगा सकते हो कि फर्स्ट वाले की वजह से ऐसा होगा। ये हो जाएगा अपना E ड्यू टू फर्स्ट, मानते हो? तो एक तरीके से E1 जो होगा, E1 नेट वेक्टर, वो 0 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये E ड्यू टू फर्स्ट प्लस E ड्यू टू सेकेंड का जो रिजल्टेंट है वो 0 होना है। मतलब E ड्यू टू फर्स्ट इज माइनस टाइम्स ऑफ E ड्यू टू सेकेंड, मानते हो कि नहीं? माइनस टाइम्स ऑफ E ड्यू टू सेकेंड, यहां से आपने ये प्रूव किया। अच्छा, अब E ड्यू टू सेकेंड निकाल लें। E ड्यू टू सेकेंड अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे? वो हम गॉस से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? हम यहां पे क्या कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस, यहां पे एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल। तो यहां पे मैंने मान लो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, ऐसा, ठीक है। ये अपना गॉसियन सरफेस है। तो आप मुझे बताओ यार कि इस गॉसियन सरफेस पे जो भी चार्ज इंक्लूज है, ये DQ चार्ज इंक्लूज है, यहां पे कितना चार्ज इंक्लूज है? DQ। और इसके सिग्मा के टर्म्स में मैं कर रहा हूं, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको बाद में हम लिख लेंगे 4πr²। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है? इस वाले के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए जो एरिया होगा,
कितने फेस हैं, ध्यान से देखिए इस गॉसियन सरफेस के, एक सिलेंड्रिकल है और एक ये फ्लैट वाला है, ये फ्लैट वाला, ये फ्लैट वाला इनसाइड द कंडक्टर है, तो यहां पे तो फील्ड जीरो होगी, इस वाले से होगा नहीं, जो भी फील्ड है वो रेडियली है, इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी नेट। तो ई डॉट डी एस अपना ई डी एस आएगा, और ये ई किसका होगा यार, ई सेकेंड वाला होगा, मानते हो। तो ई सेकेंड इंटू डी एस, जो भी इसका एरिया होगा, इतना एरिया को, जो ये आपने एरिया लिया है इसी को मैं डी एस बोल रहा हूं, तो ई इंटू डी एस इज इक्वल टू, इसमें चार्ज इंक्लोज कितना होगा, सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई सेकेंड कितना आ गया यार, ई सेकेंड आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई सेकेंड कितना आ गया, ये पहले समझ में आया कि नहीं सभी को, कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, जो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड हमने जो है फील्ड निकाला है इस गॉसियन सरफेस से, तो हमारे पास जो ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, ये इसमें एक कर्व पार्ट है, दो फ्लैट पार्ट हैं, तो इस फ्लैट पार्ट तो इनसाइड द कंडक्टर है, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहां कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसके वजह से। अच्छा, कर्व पार्ट में भी नहीं होगा क्योंकि चार्ज जो है, जो इंक्लोज है, उसकी फील्ड रेडियल है, वो पॉइंट चार्ज है, ठीक में। सिग्मा जो है कहीं से आया नहीं है, सिग्मा मैंने माना है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू के टर्म्स में नहीं कर रहा हूं मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दिया होगा आपको, तो फॉर्मूला मैंने सिग्मा के टर्म्स में किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये सिग्मा है, तो आप बताइए इसमें ये जो आपने लिया है ये एरिया, यही एरिया, इसका एरिया कितना लिया है मैंने, ds, और इस पे चार्ज कितना है, dq, तो dq क्या लिख दोगे यार, सिग्मा ds, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू कितने एरिया का चार्ज लिखना है उतने एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। ये क्लियर है सभी को। तो यहां पर चार्ज इंक्लोज हो गया सिग्मा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेट होती है। यहां पे मैंने मिस किया है, आप लोग भी नहीं बोल रहे हो कुछ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, आपको बताया भी था, कभी कभी खुद चिल्ला चिल्ला के बताओ, खुद गलती करो। यहां पे गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस से हमें हमेशा कौन सी फील्ड मिलती है, नेट फील्ड मिलती है। तो महाभयंकर पाप हुआ था मेरे साथ, वो पाप मैं सुधारता हूं। अब यहां पे आपको पता है कि ये चार्ज इंक्लोज है, तो आपको पता है E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंक्लोज केवल इतने में कितना पार्ट छुपा हुआ है, ये अपना dq, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और dq को क्या लिख सकते हो, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ds और ये ds कैंसिल, लेकिन ये जो E है, हमेशा बताया है कि गॉस लॉ से जो E मिलता है वो नेट मिलता है, मैंने कई बार आप लोग को बताया, वही मैं गलती कर रहा हूं। तो नेट फील्ड है, और नेट फील्ड आपका क्या है भाई, इन दोनों का समेशन है, किसका किसका, जो चार्ज इंक्लोज है और जो बाहर है उन सब का, तो ये ई नेट है मेरे भाई। तो ई नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 E2 कितना होगा, अभी आपने प्रूव किया कि E1 E2 जो है इक्वल और अपोजिट होंगे, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होंगे, ई फर्स्ट और ई सेकेंड, मतलब जो बाहर का इतने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, इसको आपने माना है, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड माना है, और यहां पे आपने गॉस लॉ से नेट निकाल दिया। फिर आपने अभी ये भी प्रूव किया था कि सुपरपोजिशन से, कि इन दोनों का जो भी आपके पास वेक्टर सम होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, ये फील्ड और ये फील्ड इक्वल और अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि जस्ट इनसाइड द पॉइंट ऑफ द कंडक्टर नेट फील्ड विल बी जीरो। शायद समझ गए होंगे सब लोग। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ई नेट जो है इन दोनों का सम है, और ई नेट जब इन दोनों का सम है तो आप क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने पास मैग्नीट्यूड है। तो इस सरफेस पे या सरफेस के जस्ट बाहर, अब सरफेस के जस्ट बाहर की बात करते हैं, तो सरफेस के जस्ट बाहर, ये तो अंदर था, सरफेस के जस्ट बाहर ये था, तो ये बताइए कि यहां पर 2 है, तो सरफेस के जस्ट बाहर दोनों के वजह से जो फील्ड होगी वो ऐड होगी ना यार। देखिएगा, सरफेस के जस्ट बाहर ये सरफेस है, तो इसमें से इतना पोर्शन आपने क्या लिया था, सेकंड का,
इतना पोर्शन ये सेकेंड वाला है और बाकी ये सेकेंड वाला है और बाकी ये फर्स्ट का, तो सुपर पोजिशन लगाओगे तो ई सेकेंड भी इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, और ई फर्स्ट भी इधर आएगा, और इन दोनों का ऐड करोगे तो यही ई नेट होगा। तो ई नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर आउटसाइड, फॉर जस्ट आउटसाइड, क्या लिखोगे आप? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो नेट होगा वो ई फर्स्ट प्लस ई सेकेंड होगा, और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, तो ई सेकेंड कितना होगा या ई फर्स्ट कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप इसको रट भी सकते हैं, ठीक है। दो चीज लेकिन रटिएगा, अगर आप रटना चाह रहे हैं तो ये बाहर का जो नेट है ये नेट है, नेट के लिए फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जहां पे आपने पॉइंट है वहां पे वो छोटा सा टुकड़ा अगर हटाओगे तो उसके वजह से और बाकी बचे हुए के वजह से दोनों बराबर होंगे, और वो कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक सभी को पहले क्लियर है? ठीक है, यहां तक सभी को पहले क्लियर है? मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। मैंने बोला कि ये पूरा चार्ज था, हमारा एम क्या है यार? अच्छा, जस्ट का मतलब ये है कि जो फील्ड सरफेस के जस्ट आउटसाइड होगी वही सरफेस पे मानी जाएगी, क्योंकि दोनों जो है एकदम, जस्ट का मतलब ये है कि जस्ट ये जो सरफेस है इसके ये जस्ट इधर इधर इनसाइड है और इधर जस्ट आउटसाइड है, थोड़ा सा, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया मैं एक बार फिर बता देता हूं। ये टोटल चार्ज था। पहले मैंने, हमारा एम क्या है? हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर मैंने समझाया कि कैसे फील होगा। एक टुकड़े, ये जो टुकड़ा है इस पे जो बाकी टुकड़े, बाकी जो पोर्शन, नॉट टुकड़ा, बाकी जो बचा हुआ इस टुकड़े को अलग किया मैंने, ये डॉट है, एक पॉइंट है, तो इसके वजह से बाकी सभी सरफेस के चार्जेस के वजह से फील्ड होगा इधर, और उस फील्ड पे ये चार्ज पड़ा होगा, तो यार इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स अपॉन एरिया, तो इस पे प्रेशर फील होगा। तो इस प्रेशर को निकालने के लिए मुझे ये भी तो निकालना पड़ेगा ना कि इस टुकड़े पे कितना फील्ड लग रहा है, ठीक बात है। तो इस टुकड़े पे कितना फील्ड लग रहा है, ये चीज अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। इस टुकड़े पे जो फील्ड लगाएगा वो ई फर्स्ट लगाएगा, ठीक है। तो ई फर्स्ट को डी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, और उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उस टुकड़े पे प्रेशर आ जाएगा। तो वही चीज करना चाह रहा हूं मैं, तो मैंने इस टुकड़े को अलग किया, फिर मैंने दो पॉइंट लिया, एक जस्ट इनसाइड और एक जस्ट आउटसाइड। तो मैंने पहले इनसाइड की कहानी देखी, इनसाइड पे मैंने डी क्यू को अलग किया, तो इनसाइड के लिए यहां पे डी क्यू अवे है इस वाले सेकेंड पोर्शन के लिए लिखा हुआ है, और फर्स्ट वाले के लिए इधर होगा। कैसे कंक्लूड किया? क्योंकि यार नेट फील्ड इस पे इनसाइड है तो जीरो होगा कंडक्टर पे, तो इस पे तो इधर है इसका वेक्टर, बट ये बहुत बड़ा है, इसका वेक्टर बहुत जगह पे होगा, ठीक है। तो इस पे बहुत जगह पे अगर वेक्टर होगा तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके अपोजिट होगा, जिससे कि ये इसको कैंसिल आउट करे और हमारी कंडक्टर की प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए कि हमारा नेट फील्ड इनसाइड जीरो होगा, ठीक बात है। तो वही चीज यहां लिखा गया। इससे हमने ये प्रूव किया कि भाई ये टुकड़े का जो फील्ड होगा वो इसके बराबर होगा नेट फील्ड को जीरो करने के लिए। यहां तक ओके है। फिर मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, और इस गॉसियन सरफेस में केवल इस टुकड़े को इंक्लोज किया, और फिर मैंने बोला कि इसकी नेट फील्ड यहां पर नेट 2 पॉइंट पे नेट फील्ड निकालते हैं। 2 पॉइंट पे नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? तो गॉस लॉ से सिलेंडर बनाया, और हमने ये देखा कि सिलेंडर के अंदर केवल डी क्यू चार्ज इंक्लोज है और इसका एरिया ds है। देखिए, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ds, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, वो पैरेलल है, तो ई ds इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपने ई नेट निकाला, वो कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि ये नेट फील्ड बाहर के लिए कौन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? दो लोग, एक तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। दोनों की फील्ड बाहर के लिए, जैसे अंदर के लिए इक्वल और अपोजिट थी और कैंसिल थी, जस्ट बाहर के लिए दोनों अवे होगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों को जोड़ दिया और ये नेट फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपस में बराबर भी हैं तो दोनों आधा आधा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां तक शायद सभी बच्चों को क्लियर है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारी फील्ड आएगी
ठीक है, अब जो फील्ड हमारी जस्ट बाहर है वही हम मानेंगे कि उसी फील्ड में अपना कौन पड़ा हुआ है, DQ, उसी फील्ड में अपना कौन पड़ा हुआ है, DQ। तो एक तरीके से DQ ई फर्स्ट के फील्ड में पड़ा है, ई फर्स्ट का आपने अभी वैल्यू निकाल दिया है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन DQ, जगह नहीं है, मैं आगे लिखने जा रहा हूं, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन DQ, ये अपने पास था DQ, ये अपना DQ था, ठीक है, और इसका एरिया कितना था, DS इसका एरिया था, इतना एरिया, और ये किस में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फर्स्ट में। अब भाई अपनी फील्ड अपने पे फोर्स नहीं लगाएगा ना, तो बाकी जो बचा हुआ था, बाकी जो एलिमेंट बचा हुआ था, ये एलिमेंट आपका बचा हुआ था, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट आपका जो बचा हुआ था, इसके वजह से इस पे ये ई फर्स्ट होगा, तो ई फर्स्ट ने इस पे जो है फील्ड लगाया, और इस ई फर्स्ट का जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है हमें पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये अपना है सेकेंड वाला पोर्शन, इसको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, देखो, ठीक है, तो ये सेकेंड है, तो इस पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले की लगेगी और चार्ज इसका होगा, तो फोर्स क्या होगा, DF क्या होगा, वो भी रेडियली होगा इधर, DF इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा बताओ, वो हो जाएगा ई फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का, इस पोर्शन की, इसकी रिमेनिंग पोर्शन की फील्ड इनटू उस जिस पोर्शन पे निकालना है उसके चार्ज से मल्टीप्लाई DQ। तो DFE क्या हो जाएगा यार, वो हो जाएगा ई फर्स्ट, वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ कितना होगा, सिग्मा इंटू DS, है ना, DQ कितना होगा, सिग्मा इंटू DS, तो DS को इधर ले आओ, तो D इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन DS कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या देखा आपने कि फोर्स अपॉन एरिया, ये डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल पे लगाया है, हर पॉइंट पे होगा, है ना, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्रेशर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये चार्ज जो है, जो चार्ज कंडक्टर है, उन सब पे हर पॉइंट पे, सरफेस के हर पॉइंट पे एक प्रेशर फील कर रहा है, और वो कितना कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए मेरा काम है सब कुछ बताना, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको बहुत सर भारी लगे तो सबका इलाज है मेरे भाई, आप केवल आंख बंद करके इसको रट लो, कम से कम इसको रट लो कम से कम, ठीक है, कि सर जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट चिपकाएंगे, समझ गए। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पे हमारा IIT एडवांस का ही क्वेश्चन है, उस पे आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप जो है, मेरा काम है सब कुछ बताना, समझ कर आप करिए, बट उस चक्कर में कि सर ये तो बहुत ये है, छोड़ ही देते हैं, तो कम से कम रिजल्ट याद कर लो, जिससे कि तुम JEE मेंस में बच जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका बहुत, आज समापन दिवस है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है, तो आप सही टाइम पे आए हैं, ठीक है, आप जहां आपको समझ में आ रहा है, स्टार बैच में दिक्कत हो रही तो आप यहां पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ सभी बच्चों को जो है जीरो से लेके हीरो बनाए, ऐसा ये लोग बताते हैं, सफलता बैच का टैगलाइन है जीरो से हीरो, तो मैं उसी जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट पे जो है आगे बढ़ रहा हूँ। बस बच्चों के अंदर ईमानदारी हो और मेरे साथ वो लगे रहें, यहाँ पे पढ़ें, फिर घर में रिवाइज करें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। तो मैं बता रहा हूं कि ये सारे बच्चे जो जुड़े हैं मेरे साथ, वो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। डुबकी लगाओगे, गोताखोर बनोगे तो मोती तो लेके आओगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना गहराई तक गोता लगाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मोती मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बढ़िया जो है नाव में ही बैठे रहते हैं और एक ऊपर से जो है वो ले लेते हैं दूरबीन, और वो बस बीच का जो है नजारा लेते हैं तो समुद्र में बीचों बीच गोता लगाने के लिए वो आए हैं, है ना, डाइवर बनने के लिए आए हैं, बट वो गोता नहीं लगा रहे हैं,
वो वहीं से बैठ के बीच को देख रहे हैं, बीच के सीन देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं वो बीच के सीन देखकर। तो यार उन लोगों को मोती नहीं मिलेगा ना यार, मोती तो उसे मिलेगा जब खारे पानी में जब वो उतरेगा। संघर्ष ही जीवन है मेरे भाई। और हम आप जिस लेयर में पैदा हुए हैं ना, सुनिए ध्यान से, हम आप जिस लेयर में पैदा हुए हैं उस लेयर की ये कहानी है कि उसको मजबूरी है। कोई बोलता है कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं बहुत पैशनेट हूं, मैं पढ़ाने के लिए, मुझे बच्चों से अगाध प्यार है, मैं बच्चों की सेवा करना चाहता हूं, ये सब यार मतलब ये सब प्रैक्टिकली नहीं है। मैं अपनी रोटी कपड़ा और मकान के लिए पढ़ा रहा हूं। हाँ, वो अलग बात है कि इसको करते समय मैं 100% ईमानदारी बरतूं, क्योंकि मेरे ईमानदारी ना बरतने से किसी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है ना मेरे भाई कि सब रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसी तरह आप भी जो ये पढ़ाई कर रहे हो, हम आप जिस लेयर में पैदा हुए हैं, हमें जो है सर्वाइवल के लिए पढ़ना है। सर्वाइवल और एक चीज जान लीजिए, आपके दिमाग में किसी कोने में ये बात आ गई कि आप सर्वाइवल के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आपका अस्तित्व तो खतरे में है मेरे भाई, तो आप जी जान लगा दोगे। जिस दिन आपको ये बात सही से समझ में आ गई, ठीक है, जिस दिन आपको ये बात सही से समझ में आ गई कि यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर सर्वाइवल। डार्विन की जो थ्योरी है कि एडॉप्टेशन जो है सर्वाइवल, वही जो मतलब जो एडॉप्ट करता है वही सर्वाइव करता है। तो सर्वाइवल इज द मतलब फिटेस्ट जो बोलते हैं ना, तो आप सर्वाइवल जो कर रहे हैं, ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई। तो अगर आपके, क्योंकि खुद सोचो यार, यहां पे जो भी बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि किस बच्चे के बाबूजी जो है 100 करोड़ की इंडस्ट्री चला रहे हैं। अगर वो चला रहे हैं तो मेरा नंबर हमसे जो है मतलब कम से कम मेरे ऊपर रहम करे, हमको नौकरी पे रख लें कम से कम। 100 करोड़ की इंडस्ट्री कौन चला रहे हैं? 100 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़ की कौन चला रहे हैं मेरे भाई? हम आप एक ही कौम से आते हैं, हमने भी स्ट्रगल किया। हमारे बाबूजी, आपके बाबूजी जो भी हैं सब सर्विसमैन है, वो भी छोटे वर्ग के, मानते हैं। तो स्ट्रगल हमारा, बस स्ट्रगल अपना वेपन है, और इस वेपन को जितना धार दोगे लड़ाई जीतोगे, ठीक है, लड़ाई जीतोगे आप। अगर इस वेपन को जितना धार दोगे आप लड़ाई जरूर जीतोगे। अपने ऊपर विश्वास रखो और वेपन को धार दो, ठीक है। जिस दिन लड़ाई होगी आप जरूर जीतोगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात का भरोसा रखिए, और स्ट्रगल कर रहे हैं केवल अपनी सर्वाइवल के लिए। राजेश खन्ना की एक पुरानी पिक्चर है जो बाबूजी लोग बताते हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो ये जो रोटी कपड़ा मकान है ना, इन्हीं तीनों चीज के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अंबानी की रोटी का लेवल अलग है, हमारे आपके रोटी का लेवल अलग है, लेकिन कर तो सब रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट हम आप तो जेन्युइनली कर रहे हैं ना। चलिए, ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ, ठीक है। आपको एक होमवर्क देता हूं, ये बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, आपको करना है कि जो आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था, अब मुझे ईयर नहीं पता है, वो क्वेश्चन ये था कि एक दो कंडक्टर है, ठीक है, वो आधे आधे हैं, दो कंडक्टर हैं, गोला सर मार है ये, ठीक है। तो ये कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, बट ये हाफ है, आधे आधे जुड़े हुए हैं, दोनों आधे हैं, ऐसे आधे हैं, ठीक है। दोनों को आपने हाफ है, हाफ हेमिस्फेयर दोनों को ऐसे आपने जोड़ दिया है, ठीक है। तो आपने इसको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया आपने, इधर भी जोड़ दिया, और इसमें चार्ज डेंसिटी बोला जा रहा है सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, ठीक है। दोनों पे हाफ हेमिस्फेयर है, दोनों अलग अलग हैं। आपको अब ये पता चल गया है कि ये दोनों रिपल्शन फेस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से, तो इनको रोके रखना है। तो रोके रखना है तो आपने इधर दो फोर्स लगाया है, अपना ऐसे दबा के रखा है। तो आपको ये बताना है कि फॉर बोथ हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर टू बी इन इक्विलिब्रियम, बोथ हाफ ऑफ द, ये अलग अलग है, जुड़े नहीं है, ठीक है। ईच हाफ, दो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू हेमिस्फेयर है,
मैं लिख देता हूं, लैंग्वेज कुछ और होगा, इंडिपेंडेंट टू हेमिस्फेयर kept close by applying force. फोर्स एफ, ठीक है। तो आपको बताना है फॉर बोथ हाफ ऑफ हेमिस्फेयर, तो बस ये लिख तो दिया, तो आपको ये एफ बताना है दोनों को पास रखने के लिए। फाइंड एफ, तो आपको एफ बताना है, ठीक है, आपको एफ बताना है। रेडियस इसका आर है, रेडियस इसका आर है, ठीक है। तो जो भी आपने अभी पढ़ा है चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये अपनी कहानी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग, देखिए कोई भी चीज खत्म थोड़े होती है यार, एक टीचर के लिए कोई चैप्टर कभी खत्म नहीं होता। अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं अभी 2 महीना और सर इलेक्ट्रो पढ़ाओगे क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं 2 महीना आपको इलेक्ट्रो और पढ़ा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस का कोई कमी नहीं है, एक से एक क्वेश्चन कराता रहूंगा। बट यस, हमें यह भी देखना है कि हमें एक चैप्टर में जो है ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सेलेक्ट होना है। तो सेलेक्ट होना है तो हम सब कुछ पढ़ें, ठीक है, हम एक ही चैप्टर में ज्ञानी नहीं बने, सब कुछ पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना एटलीस्ट पढ़ें कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस जो है हम कर ले जाएं, ठीक है। जेई एडवांस के क्वेश्चंस, देखिए यार आईआईटी में कोई वेटेज फिक्स नहीं होता। आईआईटी में जो बच्चे, देखिए आप लोग हैबिचुअल हो, अभी तक 10th क्लास में पढ़ते आए हो, मैडम या सर बता देते हैं या सीबीएसई में लिखा होता है कि इस चैप्टर से इतना आना है अंक, तो वो यहां गेम खत्म है, वो यहां पे गेम खत्म है। वो ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, जो भी लोग हैं वो ट्राई करते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त कि हम सबको जो है बैलेंस बनाएं। बट कोई गारंटी नहीं लेता कि हम यहां से आज इलेक्ट्रो ने अपना जो है यहां पे बीमा कराया है कि भाई हर साल हमको जो है इतना दे देना, 2-4 क्वेश्चन मेरे नाम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी बहुत स्पेशल क्वेश्चन आ जाएंगे किसी जगह से, कभी बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे कि अभी आप लास्ट के 2 सालों में देखोगे, एडवांस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स को कम टच मारा है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स को कम टच किया है। तो वो डिपेंड करता है, इसीलिए हमें पढ़ना सब कुछ है। और इस फिलॉसफी पे बिल्कुल मत पढ़ना कि किसका क्या वेटेज है, तो इसको कम पढ़ें इसको ज्यादा, वो खतरनाक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो तुम अभी याद दिलाए हो यार, ये गलत बात है ना, तुम अभी याद दिला रहे हो मोहित बाबू, थोड़ा पहले दिलाते। अरे अभी है तो टाइम, चलो चिपका देते हैं फिर वो क्वेश्चन भी, सही टाइम पे याद दिलाए हो, लेकिन अभी क्लास है मेरी, ठीक है। तुम लोगों ने किया नहीं है डाइपोल वाला क्वेश्चन, थोड़ा पहले याद दिलाते यार। ये था डाइपोल वाला क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा तो चलो अगली बार बता देंगे। मन नहीं कर रहा है मेरा भी, 3 मिनट बचा हुआ है, छोड़ देते हैं, बीच में लटक जाएगा, ठीक है। हाँ स्पेशल फिजिक्स ऑफर ये सब सोनू भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं पता होता, जो लोग कंपनी चलाते हैं दे ओनली नो, ठीक है। आप जो है आपको मिला होगा वो नंबर, है ना, आपको कौन सा नंबर मिला होगा यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, और जो हेल्पलाइन नंबर जो भी मिलता है उससे पूछ लेना आप कि आपको वो कौन कौन सी स्कीम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है। अरे अच्छा हाँ, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो 15 पे है। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं ही धोखा खा रहा हूँ, मैं ही धोखा खा रहा हूँ। चलो करते हैं मक्कारी, हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन मक्कारी को ओवर करना, कम करना सीखने का है। चलिए क्वेश्चन ये था कि इसका डाइपोल निकालना था और जिसका लैम्डा दिया हुआ था लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों ने कर दिया होगा आई थिंक मोनोपोल के कॉन्सेप्ट पे तुरंत, है ना। फाइंड डाइपोल मोमेंट, हमें इसका क्या करना है यार, डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट ऐसे रिंग का जिसपे ये लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिंग है अपना। पहले मैं थोड़ा ये समझाऊं कि इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा क्यों। सभी बच्चों को कॉस का ग्राफ तो पता ही होगा यार, सभी बच्चों को कॉस का ग्राफ तो बहुत बढ़िया से पता होगा,
है ना, तेज हो तुम लोग। अब यहां से देखो ये ग्राफ ऐसा होगा एक पीरियड में, ठीक है, ग्राफ सही बना है ना, हाँ, 0, और ये हो जाएगा अपना π/2, और ये हो जाएगा अपना पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा पाई। अब आप देखो यहां से, ये सबको पता है ये वैल्यू +1 होती है कॉस की, कॉस थीटा वर्सेस थीटा का पीरियोडिक ग्राफ है, 0 से 2π बनाया है, ये 2π है, ये अपना -1 होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सब क्यों यहां सब बता रहे हो, देखो इसका फायदा ये है, मैंने कहा था तुम लोगों की थीटा यहां से लेने का है तुम्हें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। चलो इस पे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरीके का चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा देखिएगा। यहां पर ये जो है 0 से π/2 में, पहले तो ये देखो ग्राफ ऊपर है ना, यहाँ पे इनफैक्ट लैम्डा नॉट होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा नॉट है और ये माइनस लैम्डा नॉट है, मैं इसी का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, लैम्डा कॉस थीटा का। तो यहां पर ये जो है 0 से π/2 तुम बढ़ोगे तो चार्ज तो घट रहा है, चार्ज जो है घट रहा है बट है पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी थी। देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे आप π/2 की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप π/2 की तरफ बढ़ रहे हो, ये चार्ज डेंसिटी कम होने लगी, और ये आप यहां पर आ गए तो ये चार्ज डेंसिटी कम होने लगेगी, इधर जो है ज्यादा होगी, शायद समझ गए सब लोग, नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद देखो π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में ये नेगेटिव जा रही है, तो π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव जा रही है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव है, लैम्डा नेगेटिव है देखिए, और ये यहां से 0 से नेगेटिव के लिए बढ़ती जा रही है, मतलब यहां पे कम डेंस होगी, फिर यहां पे आते 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 ये फिर बहुत डेंस हो जाएगी इसी के जैसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहां मैक्सिमम नेगेटिव से फिर 0 की तरफ, तो यहां पे मतलब ये डेंसिटी फिर से ज्यादा, फिर धीरे 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 कम, यहां पर आ गए 3π/2 पे आ गए, समझ गए। अब इस 3π/2 से इसके लिए 2π के लिए, तो 3π/2 से 2π के लिए आप फिर बढ़ेगी, तो फिर से ये कम नेगेटिव होते होते इधर डेंसिटी ऑब्वियसली यहां पॉजिटिव शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा चुका है, तो यहां पर ये फिर से जो है देखो ये ऐसे डेंस हो जाएगी। तो शायद सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है मेरे भाई कि ये जो है इतना पार्ट, इतना क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट को जरा देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस ग्राफ किसके सिमेट्रिकल है यार, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट किसके सिमेट्रिकल है, अपने जैसा फर्स्ट पॉजिटिव है उतना ही जो है उसी तरीके से अपना क्या है सेकंड, अपना जैसे ये मैक्सिमम से जो है 0 हुआ वैसे ये 0 से अपना क्या हुआ मैक्सिमम। तो फर्स्ट और थर्ड की बात करें, फर्स्ट ग्राफ और थर्ड की, ये देखिए फर्स्ट पोर्शन और थर्ड पोर्शन ये सिमेट्रिकल है, जैसे ये पॉजिटिव से 0 जा रहा है वैसे ये नेगेटिव से 0 जा रहा है, तो दिस फर्स्ट इज सिमेट्रिकल टू थर्ड, मानते हो, दिस फर्स्ट इज सिमेट्रिकल टू थर्ड, तो फर्स्ट जो है थर्ड के सिमेट्रिकल है, तो यहां पे एक डाइपोल मोमेंट, इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव, एक डाइपोल मोमेंट यहां पे नजर आएगा। ठीक उसी तरीके से आपको इस फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट का एक डाइपोल मिलेगा, यहां से यहां का, इसका और इसका एक डाइपोल मिलेगा, एक इसका और इसका डाइपोल मिलेगा, मानते हो, और इन्हीं का आप वेक्टर सम करके करेंगे। लेकिन ये लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म है, बट ये तो मैंने आपको समझाया कि आपको फील आ जाए कि क्यों डाइपोल आ रहा है, डाइपोल मोमेंट क्यों आ रहा है। लेकिन आप इसको कुछ मत सोचिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोल सोचिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोल में क्या सिखाया था तुम्हें कि px होता है इंटीग्रेशन dq इंटू एक्स, py होता है इंटीग्रेशन dq इंटू वाई, याद आ रहा है सभी बच्चों को। तो यहां xy प्लेन ही तो है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, px i कैप प्लस py j कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करेंगे dq, यहां पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करेंगे dq, तो यहां थीटा पे जाके एक डी थीटा का डिफरेंशियल एलिमेंट कट करेंगे, एक थीटा पे जाके डी थीटा का, ये थीटा है, यहां पर जाके हमने एक डी थीटा का डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया, ये इतना, ये आर है। तो मुझे बताओ पोलर फॉर्म से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पोलर फॉर्म से, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इतना तो सब लोग समझते हो। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, बोलो ठीक है। अब इसका इस मोनोपोल, इसको हम इस पे कितना चार्ज ले रहे हैं, dq, dq को क्या लिख सकते हैं यार, लैम्डा एट थीटा
लैम्डा एट थीटा, जो लैम्डा मेरा थीटा पे होगा, देखिए ध्यान से, डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो जो थीटा हमारा, जो लैम्डा हमारा थीटा पे होगा वही लैम्डा थीटा प्लस डी थीटा पे होगा, इतना समझते हैं आप लोग। तो लैम्डा थीटा इंटू डीएल, और ये डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, तो आपने ये डी क्यू निकाल दिया भाई, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है, तो पी एक्स निकाल लोगे। तो पी एक्स को जब लिखना होगा तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन डी क्यू, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा थीटा, लैम्डा थीटा कितना है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ये हो गया अपना लैम्डा थीटा, मानते हो, और हो जाएगा फिर आर डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक है, ये डी क्यू हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, आर कॉस थीटा, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, ये पूरा कवर करना है, ऐसे डी क्यू को पूरा कवर करना है, तो 0 से 2 पाई। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप कर लीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर में आएगा, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। ये जो है 0 आएगा, आप प्रूफ कर लीजिएगा, पी एक्स जो है 0 आएगा। इसका मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट जो है, इनफैक्ट एक मिनट, पी एक्स ही 0 आएगा ना, कि पी वाई 0 आएगा, इसका कॉम्पोनेंट इधर आएगा और एक का इधर, हाँ ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा मैं बता भी देता हूं, बहुत लोग इसमें भी रोने लगेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये फॉर्मूला याद है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कई बार यूज करते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो जब आप इसको यहां पुट करोगे तो आपको पी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब तो कर लोगे, पी एक्स निकाल लेना। अब पी वाई के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा यार, पी वाई के लिए बनेगा डी क्यू, तो वही रहेगा, डी क्यू क्या लिखोगे, लैम्डा एट थीटा लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी क्यू, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, इंटू आर डी थीटा, ये डी क्यू हुआ। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट डी क्यू इंटू वाई लिखते हो, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 2 पाई, तो ये आएगा पी वाई अपने पास आएगा लैम्डा नॉट आर, ठीक है, आर और आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, साइन थीटा डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो और खुश हो जाओ। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा लिख दोगे इसको। ठीक है, पी वाई 0 आ रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, पी वाई 0 आएगा बिल्कुल। तो ये अपने पास हो जाएगा साइन 2 थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पी वाई आएगा 0, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा 0 से 2 पाई। इसको करिए, तो ये आप करोगे तो कॉस 2 थीटा आएगा बाई 2, तो कॉस 2 थीटा का कॉस 4 थीटा, हाँ ये 0 आ जाएगा, ये अपना 0 हो जाएगा, पी वाई 0 आएगा। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट हमें इधर मिलेगा, इस प्लस और इधर माइनस, मिलना भी चाहिए, मैंने देखा नहीं था, इधर प्लस है ना यार और इधर माइनस है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, तो डाइपोल मोमेंट हम नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा पी नेट। ये कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट कर दो इस फॉर्मूले से, जल्दी से करके बता दो जाते जाते, कुछ लोग अगर कर ले रहे हैं, इस फॉर्मूले को यहां पुट करो और बता दो कितना आ रहा है पी एक्स। अरे मेरे भाई, जेई मेंस के लिए नहीं इतना मेहनत कर रहा हूं, जेई मेंस तो निकल ही जाएगा, जेई एडवांस भी निकलेगा तुम्हारा, काहे परेशान हो। जेई मेंस तो केवल फॉर्मूले रट के और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तो भी निकल जाएगा, तो ये इतना मेहनत जो हो रहा है जेई मेंस के लिए नहीं हो रहा है मेरे भाई। तो पीएक्स आप लोग निकाल लोगे, कुछ लोग पलायन कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए पीएक्स आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका मैं एक और मेथड बता सकता हूं, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, फिर इलेक्ट्रो का समापन है। ठीक है, आप लोग लग जाइए फिर से सारी चीजें अच्छे से निपटाने में, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए।